स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो तो जो सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही देखना पड़ता है। लेकिन सेल्स जब उनका साइज़ छोटा होता है तो वो अपने फंक्शंस को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बट हाउ, आइए इस टॉपिक को समझते हैं। द क्वेश्चन इज वाई सेल्स आर स्मॉल, कि सेल क्यों छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए हम सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को समझते हैं कि सेल का सरफेस एरिया कितना है और इसका कितना वॉल्यूम है। फर्स्ट थिंग इज के वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है, जितना उसका हुजम होता है वो उसका वॉल्यूम कहलाया जाता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस। अब सरफेस एरिया हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया हमारे पास होता है कि वो सतह या वो अवेलेबल सतह जिसके ज़रिए से बहुत सारे फंक्शंस हो सके। मिसाल के तौर पे हम एक सेल को लेते हैं। सेल का जो सबसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल के अंदर जो भी चीज़ें अंदर की तरफ जाती है या फिर बाहर की तरफ जाती है वो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेल का सरफेस एरिया है वो असल में इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसका जो जितना भी अवेलेबल है ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया है और ये जितनी जगह गिरता है उसको हम इसका वॉल्यूम कहेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको समझने के लिए कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे सेल्स आपने देखे होंगे कि उनका जो साइज़ है वो बड़ा भी होता है। कुछ सेल्स होते हैं जो इंटरमीडिएट साइज़ के हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, लंबे सेल्स हैं, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है, यानी अभी तक जो सबसे छोटा तरीन जो सेल डिस्कवर हुआ है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा असल में बैक्टीरिया की एक टाइप है। ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसका जो साइज़ है ये लाई करता है बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इतना छोटा इसका साइज़ होता है। जो लार्ज सेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। लार्ज सेल्स हमारे पास बर्ड्स एग्स होती है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑस्ट्रिच एग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो भी असल में ये जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, ये भी एक सेल ही होता है। इसके अलावा लेंथी सेल्स भी पाए जाते हैं, यानी जो लंबे सेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो मसल सेल्स हैं या फिर एनिमल्स के जो मसल सेल्स होते हैं, और इसके अलावा जो नर्व सेल्स होती है, ये असल में इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, लंबाई इनकी ज़्यादा पाई जाती है। अब इनका मकसद क्या है? मिसाल के तौर पे अगर जो बर्ड्स एग्स हैं ये इतने ज़्यादा क्यों बड़े होते हैं साइज़ में? मिसाल के तौर पे जो बर्ड्स एग्स है, जैसे ऑस्ट्रिच एग हुआ, जो बड़े साइज़ के जो सेल्स है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। चूँकि इन अंडों के अंदर हमेशा एक जो चूज़ा होता है, जो एक बच्चा होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसके अंदर बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो उस डेवलपमेंट के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स या खुराक की ज़रूरत होती है, और वो जो खुराक है वो असल में अंडे की फॉर्म में या वहाँ पर उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती है वो उस फॉर्म में उसको मिलती हैं। और इसी वजह से बर्ड्स के जो एग्स है वो साइज़ में बड़े होते हैं। हमारे जो मसल सेल्स है या फिर जो एनिमल के मसल सेल्स है उनका साइज़ क्यों लंबा होता है? क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पुल करने में, फॉर पुलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पे किसी जॉइंट को बेंड करना, हड्डियों को पुल करना, ये सारा इनका काम होता है, और उसी वजह से ये लेंथी होते हैं। लेंथी नर्व सेल्स है हमारे पास। इसके अलावा मिसाल के तौर पे जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है इसके लिए ये ज़रूरी होते हैं, पैगामात को ले जाने के लिए नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में, इसलिए इनके जो साइज़ है वो लंबे होते हैं। स्मॉल रेड ब्लड सेल्स होती है। स्मॉल रेड सेल का काम होता है कि ये आसानी से कैपिलरीज से मूवमेंट कर सकें। कैपिलरीज जो बहुत ज़्यादा बारीक और पतली खून की नालियाँ होती है, उनसे गुजरने के लिए आरबीसीज का या रेड ब्लड सेल्स जिसको कहा जाता है, उनका गुजरना तभी मुमकिन होता है जब उनका साइज़ बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक या छोटा होगा। अब इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है? इन सब का इम्पोर्टेंस समझने से पहले हम यहाँ पर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास आप देखिए कि हमारे पास एक लार्ज क्यूब है, एक हमारे पास स्मॉल क्यूब्स हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। जो हमारे पास लार्ज क्यूब है इसको हम कंपेयर करते हैं एक लार्ज सेल के साथ, और जो स्मॉल क्यूब्स है या फिर स्मॉल जो सेल्स है हमारे पास जिनकी तादाद ज़्यादा है, इनको हम कंपेयर करते हैं स्मॉल सेल्स के साथ। ये जो हमारे पास क्यूब है, लार्ज क्यूब है, ये इसकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है, लेकिन इसका जो साइज़ ओवरऑल ज़्यादा है। ये हमारे पास जो सेल्स है यहाँ पर या फिर जो हमारे पास स्मॉल क्यूब्स है, इनकी तादाद हमारे पास 27 है। अगर आप यहाँ पर देखें, इस जो लार्ज क्यूब है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो 30 माइक्रोमीटर है, इसकी जो विड्थ है यानी मोटाई है वो भी 30 माइक्रोमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो भी 30 माइक्रोमीटर है।
जो हमारे पास स्मॉल क्यूब्स है, स्मॉल क्यूब्स का अगर हम इसकी लेंथ देखें वो 10 माइक्रोमीटर है, इसकी जो हाइट है वो भी 10 माइक्रोमीटर है, और इसका जो विड्थ है, मोटाई है, वो भी 10 माइक्रोमीटर है। सबसे पहले हम इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं कि इनका वॉल्यूम या हुजम कितना है। वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इनकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। हमारे पास जो लार्ज क्यूब है इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 30 माइक्रोमीटर और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ आल्सो 30 माइक्रोमीटर और इसकी जो हाइट है दैट इज़ आल्सो 30 माइक्रोमीटर। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। क्यूब यानी हम जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करते हैं या फिर लिखते हैं हम क्यूब में। एंड अब हम फाइंड आउट करते हैं स्मॉल क्यूब का या स्मॉल सेल्स का। स्मॉल सेल्स का आप देखिए कि इनकी जो लेंथ है दैट इज़ ओनली 10 माइक्रोमीटर, इसकी जो विड्थ है दैट इज़ आल्सो 10 माइक्रोमीटर एंड इनकी जो हाइट है दैट इज़ अगेन 10 माइक्रोमीटर। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 1000। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1000 माइक्रोमीटर क्यूब। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही क्यूब या एक ही सेल का जो ओवरऑल वॉल्यूम है हमने फाइंड आउट किया है। हमारे पास टोटल कितने मौजूद है, 27 है। तो हम इस 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो हमारे पास अगेन जो आंसर आएगा दैट इज़ 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर। अब हम जाते हैं कि सरफेस एरिया कितना है दोनों का। सरफेस एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ और फिर इसके नंबर ऑफ साइड्स के साथ। नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितने हैं, एक क्यूब का कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे। आप यहाँ पर देखें कि इसका राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, दो साइड हो गए, ऊपर है और नीचे है, ये दो और साइड, चार हो गए। इसका आगे वाला साइड है और इसका पीछे वाला साइड है, तो इसके टोटल हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 6 बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 6 है। अभी हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट वन हम लार्ज क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। लार्ज क्यूब का जो लेंथ है दैट इज़ 30 माइक्रोमीटर और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ आल्सो 30 माइक्रोमीटर और इसके नंबर ऑफ साइड्स हमने कहा था कि दे आर 6 इन नंबर, तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 4400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया को हम स्क्वायर में ही मेजर करते हैं। तो ये ओवरऑल इसका जो सरफेस एरिया है 5400 है। कितने वॉल्यूम पे, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब पे, यानी इतने वॉल्यूम पे इतना सरफेस एरिया इसको अवेलेबल है, इतनी स्पेस या अवेलेबल जो सरफेस है उसको ये अवेलेबल है। स्मॉल क्यूब का हम डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसका जो लेंथ है दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर और इसका जो विड्थ है दैट इज़ अगेन 10 माइक्रोमीटर और कितने साइड्स है, अगेन देर आर 6 साइड्स। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक का है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 27 है। सो हम लेते हैं 27, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 27 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर फ़र्क देखें, जब हमारे पास लार्ज क्यूब होता है जिसका वॉल्यूम 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब है उसका जो सरफेस एरिया है वो 5,400 माइक्रोमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम इसी क्यूब के छोटे टुकड़े करेंगे और इसी का वॉल्यूम इतना ही होगा, मिसाल के तौर पे 27,000 मीटर क्यूब ही होगा, तो इसके कितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा, दैट इज 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। दैट इज़ द डिफरेंस कि जितना किसी सेल का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, यानी जितना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा। और जितना किसी सेल का या फिर किसी भी क्यूब का, किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पे हमारे केस में सेल है, जितना उसका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है या उसका जो साइज़ है अगर वो छोटा होता जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्या ज़रूरत है, इसकी अहमियत क्या है। द फर्स्ट थिंग इज़ के सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे खुराक की जो ज़रूरत है जो अंदर जा रही है और जो वेस्ट वहाँ पर बन रहा है जो वापस बाहर आ रहा है, यह सब सरफेस एरिया या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है।
सो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी सेल का बाहर किसी चीज़ को ले जाना, सेल के अंदर किसी चीज़ को लाना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस सेल का कितना वॉल्यूम है। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो ये जो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या जो ओवरऑल इसका जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। जितना सेल का साइज़ छोटा होता जाएगा उतना ही उसकी सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो फंक्शन है, यानी सेल के अंदर किसी चीज़ का जाना, सेल के बाहर किसी चीज़ का आना, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म होगा। सेकेंड, सेल्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो भी चीज़ यानी सेल के अंदर जाती है जो न्यूट्रिएंट्स होती है, और सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, अगर वो बाहर आता है तो वो सारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर आता है। और यहाँ पर अगेन अगर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आता है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए इसके लिए। अगर कम सरफेस एरिया होगा तो ये फंक्शन सही तरह से नहीं हो पाएगा। लार्ज वॉल्यूम डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया, कि जितना किसी सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, उतना ही उसको सरफेस एरिया भी फिर चाहिए होता है। लेकिन हमने देखा कि अगर उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, और जितना उसका वॉल्यूम कम हो रहा है उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।